भारत से एक्सपोर्ट करने का सपना देखने वाले हर बिजनेस ओनर के लिए जीएसटी एक बड़ी पहेली की तरह है। तो चलिए आज इसी को सुलझाते हैं। इसे इतना आसान बना देते हैं कि सारा ध्यान सिर्फ बिजनेस को आगे बढ़ाने पर हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब अपने ही देश के टैक्स किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बना दें तो फिर मुकाबला कैसे हो? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब जरा यहाँ देखिए कैसे एक घरेलू टैक्स मतलब 18% जीएसटी किसी भी एक्सपोर्टर को कंपटीशन से बाहर कर सकता है। डिमरी एक्सपोर्ट्स का प्रोडक्ट सिर्फ टैक्स की वजह से 13 रुपए महंगा हो गया। अब सोचने वाली बात है, दुबई का खरीदार किसे चुनेगा? जाहिर है जो सस्ता पड़ेगा। अच्छा, सरकार इस प्रॉब्लम को समझती थी, इसीलिए भारतीय एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल लेवल पर एक बराबरी का मौका देने के लिए दो खास रास्ते बनाए गए, और इन दोनों का मकसद एक ही है, टैक्स के इस बोझ को पूरी तरह खत्म करना। तो ये दो रास्ते हैं क्या, और एक बिजनेस के लिए इनके क्या मायने हैं? आइए देखते हैं कि कैसे जीरो टैक्स पर एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इसका बिजनेस के कैश फ्लो मतलब पैसों के लेन देन पर क्या असर पड़ेगा। पहले रास्ते को समझने के लिए एक खास डॉक्यूमेंट को जानना जरूरी है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग या शॉर्ट में LUT। इसे ऐसे समझिए कि यह सरकार से एक वादा है कि माल निश्चित रूप से एक्सपोर्ट होगा, और बदले में सरकार कहती है ठीक है तो फिर अभी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो डिमरी एक्सपोर्ट्स जैसे किसी भी एक्सपोर्टर के पास दो चॉइस हैं। पहली, 18% IGST भरो और बाद में सरकार से रिफंड क्लेम करो। ये IGST यानी इंटीग्रेटेड GST इंटरनेशनल सेल पर लगता है। दूसरी चॉइस, LUT इस्तेमाल करो और 0% IGST भरो। दोनों ही केस में नतीजा सेम है, विदेशी कस्टमर को टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन बिजनेस के कैश फ्लो पर इसका असर जमीन आसमान का होता है। और यहीं पर आती है असली चुनौती। रिफंड वाला रास्ता चुनने का मतलब है कि बिजनेस का पैसा यानी वर्किंग कैपिटल 90 दिनों तक सरकार के पास फंसा रह सकता है। सोचिए, एक छोटे या नए बिजनेस के लिए ये कितना बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ बेचने पर खत्म नहीं होती, ये इस पर भी असर डालती है कि डोमेस्टिक मार्केट से माल खरीदा कैसे जाता है। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। एक्सपोर्ट करने से पहले डिमरी एक्सपोर्ट्स को एक लोकल मैन्युफैक्चरर से माल खरीदना होगा। अब ये तो एक घरेलू सौदा है, तो मैन्युफैक्चरर को तो GST लगाना ही पड़ेगा। तो अब निर्यातक के लिए क्या ऑप्शन है? चलिए अब उन दो समाधानों पर नजर डालते हैं जो सरकार ने एक्सपोर्ट के इस डोमेस्टिक स्टेज के लिए बनाए हैं। यहाँ भी बिल्कुल बेचने की तरह ही दो रास्ते हैं। पहला, पूरा 18% GST चुका दो और बाद में रिफंड क्लेम करो, जिससे बिजनेस की पूंजी फिर से ब्लॉक हो जाएगी। दूसरा, एक खास रियायती रेट सिर्फ 0.1% GST का पेमेंट करो। लेकिन इसमें एक पेंच है। ये 0.1% की दर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? लेकिन यहाँ पर रिस्क एक्सपोर्टर से शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरर पर चला जाता है। अगर माल 90 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो GST डिपार्टमेंट टैक्स की पूरी रकम के लिए मैन्युफैक्चरर को पकड़ेगा, एक्सपोर्टर को नहीं। तो इस रिस्क से बचने के लिए मैन्युफैक्चरर्स अक्सर एक सेफ्टी मेजर लेते हैं। वो 0.1% GST तो चार्ज करते हैं, लेकिन बाकी का 17.9% एक टेम्पररी सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रख लेते हैं। जैसे ही 90 दिनों के अंदर एक्सपोर्ट का प्रूफ मिल जाता है, वो ये डिपॉजिट वापस कर देते हैं। तो अब जब ये चार ऑप्शन सामने हैं, एक बिजनेस ओनर फैसला कैसे ले? ये सब बिजनेस की स्ट्रैटेजी पर निर्भर करता है। तो चुनाव आकर इस पर टिक जाता है। प्रायोरिटी क्या है, वर्किंग कैपिटल को बचाना या प्रोसेस को सिंपल रखना? अगर कैश बचाना जरूरी है तो बेचने के लिए LUT और खरीदने के लिए 0.1% वाला रास्ता बेस्ट है। और अगर बिजनेस के पास पूंजी है और एक सीधी सादी प्रक्रिया चाहिए तो दोनों मामलों में 18% GST भरकर रिफंड क्लेम करने का ऑप्शन है। देखिए, अंत में कोई एक सही जवाब नहीं है। ये पूरा का पूरा एक बैलेंसिंग एक्ट है। क्या बिजनेस अपनी पूंजी को 90 दिनों के लिए फंसा सकता है, या फिर उसे चलाने के लिए हर एक रुपए की जरूरत है? सही GST स्ट्रैटेजी चुनना सिर्फ टैक्स बचाने के बारे में नहीं है, ये एक्सपोर्ट बिजनेस की ग्रोथ को रफ्तार देने के बारे में है। इसलिए फैसला सोच समझ कर लेना होगा।